Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. Suraj sir. चलिए तब स्टार्ट करते हैं। एक बार पिछला वाला जो हम लोग आपको बताए थे उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एस्टिमेट क्या है। पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे कि व्हाट इज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या था आपका? स्लाइड आप लोग को दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या था आपका? एन एस्टिमेट इज द एंटीसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। एस्टिमेट क्या क्या बताए थे? एस्टिमेट क्या होता है कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। वो क्या है आपका? एंटीसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट है। बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क और प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट विच इज ऑब्टेन और डेराइव्ड बाय एस्टिमेटिंग। किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या ज़रूरी होता है कि हम पहले उसका एस्टिमेट तैयार कर लें। एस्टिमेट तैयार कैसे करते हैं? एस्टिमेट बनाते क्या है? एस्टिमेट तो क्या एक प्रकार का टेक्निक्स है। एस्टिमेटिंग इज द टेक्निक्स। एस्टिमेट क्या एक प्रकार का टेक्निक्स है। चलिए देखिए, estimate is the techniques of calculating or computing the quantities required and then calculating the cost at suitable rates। तो estimate क्या होता है? एक टेक्निक है कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का। क्या सबसे पहले इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं? एक सूटेबल रेट से, जो आपका रेट्स है उससे आप क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो क्वांटिटी आपका कैलकुलेट हो जाएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर, यानी उसमें बिल्डिंग में कितना खर्च होगा, वो आपको क्या हो जाता है? ऑब्टेन हो जाता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है एस्टिमेट का? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्टिमेट इज टू इनेबल वन टू नो बिफोर एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क। यानी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या एस्टिमेट का है कि आपको वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको उसका क्या मिल जाता है? कॉस्ट पता चल जाता है। अगर आपका क्या है कि फंड अवेलेबल आर लेस, अगर आपका क्या होगा, फंड अगर आपका लेस होगा आपका अवेलेबल, तो वर्क आपका क्या होता है? बीच में ही आपको वर्क रुक सकता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको द वर्क इज डन इन पार्ट, तो आपको वर्क को क्या करना पड़ेगा? पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करना होगा। सर आवाज कट रहा था। कट रहा है। पूरा नेटवर्क का लग रहा है इशू है। हेलो। हाँ हेलो। सर आवाज कट रहा है सर। हाँ कट रहा है सर। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, देख रहे हैं नेटवर्क का कुछ दिक्कत लग रहा है। सर बोले साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, साउंड क्लियर नहीं आ रही है? हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, नहीं सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ ही नहीं जा रहा। हेलो, अब हाँ आवाज़ सर सही है। आ रही है? आवाज़ अब आवाज़ आ रही है? हाँ सर। चलिए अब देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्टिमेट। यस सर आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कि एस्टिमेट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपका क्या हो जाएगा? बिफोर एंड आप क्या
कोस्ट को आप पता कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपका क्या पार्टिकुलरली इफ फंड्स अवेलेबल आर लेस, अगर आपका क्या फंड्स अवेलेबल आपका लेस है देन एस्टिमेटेड कॉस्ट, द वर्क इज डन इन पार्ट, तो वर्क को हम क्या करते हैं पार्ट वाइज परस्यू करते हैं, या तो आपको क्या करना होगा रिड्यूस करना होगा इसका स्पेसिफिकेशन और उसको अल्टर करना पड़ेगा। ये आपका एस्टिमेट का पूरा हो गया डिफिनेशन। अब है कि एस्टिमेट बनाने के लिए क्या क्या आपका डाटा का जरूरी होता है, तो सबसे पहले आपको बताए थे किस चीज़ की जरूरी होती है, ड्राइंग्स का जरूरी होता है, फिर स्पेसिफिकेशन, रेट्स। तो ड्राइंग क्या था आपका, ड्राइंग में हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, प्लान का आवश्यकता है, सेक्शनल एलिवेशन, डिटेल ड्राइंग आपको चाहिए, फुल्ली स्केल्ड होना चाहिए, हर एक का डायमेंशन उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपका स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में आपको बताते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या बताता है आपका, किसी भी वर्क का जनरल दो तरह का स्पेसिफिकेशन हो सकता है, एक जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन क्या बताता है आपको, इट गिव्स द नेचर क्वालिटी एंड क्लास ऑफ वर्क, ये आपको नेचर को बताता है, क्वालिटी को बताता है और क्लास ऑफ वर्क को बताता है, और मटेरियल जो उसमें आइटम में यूज होगा उसको बताता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जनरल स्पेसिफिकेशन। और डिटेल स्पेसिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन हर एक वर्क का, दिस गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम, हर एक आइटम का पूरा डिटेल में आपको बताएगा। आइटम्स ऑफ वर्क लेइंग डाउन द क्वांटिटीज, उसमें कितना क्वांटिटीज लगेगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल उसमें क्या यूज करेंगे, देयर प्रोपोर्शन, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वर्कमैनशिप, एक्सक्यूशन ऑफ वर्क। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स एवरी आइटम ऑफ वर्क सेपरेटली इन डिटेल, हर एक आइटम के बारे में ये डिटेल में आपको आइडिया देता है। यहाँ तो कि डिटेल स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब है आपका रेट्स के बारे में, तो रेट्स क्या है आपका, हर एक चीज़ का आपको रेट चाहिए, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी वर्क यूज कर रहे हो, और आपका लेबर का चार्ज चाहिए, लेबर में भी होता है स्किल्ड लेबर आता है और अनस्किल्ड लेबर आता है, जैसे आपका मजदूर हेड मिस्त्री है उसका चार्ज आपका अलग होता है। ये हर एक चीज़ का आपको चार्ज पता होना चाहिए, कितना आप उसको रेट है हर एक का। उसके बाद दीज रेट्स में भी ऑप्टेन फ्रॉम PWD शेड्यूल, ये आपका रेट्स जो आप कहाँ से ऑप्टेन कीजिएगा, PWD शेड्यूल से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका आपका रेट बुक होता है और मार्केट से भी आप पता कर सकते हैं। फिर आपका एनालिसिस ऑफ रेट मेथड के द्वारा आपका रेट कैलकुलेट किया जाता है, क्वांटिटी आपको पता होगा उसका आप क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेट्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिए आप लोग को। चलिए अब ये पर्पस के बारे में, पर्पस में पहला चीज हम डिस्कस किए थे क्या, एस्टिमेट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ, द एस्टिमेट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क, ये आपको क्या बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क का आइडिया देता है और फिजिबिलिटी को बताता है। एक आपको क्या बताता है, फिजिबिलिटी को बताता है कि वर्क आपका जो कॉस्ट अवेलेबल है, आपके पास जो फंड अवेलेबल है उतना में आपका कंप्लीट हो पाएगा वर्क ही नहीं, इसका आइडिया देता है। फिर आपको बताए थे एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एस्टिमेट किस चीज़ का आइडिया देता है, कितने टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एक आप इससे अप्रोक्सीमेट आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट द टेंडर एंड कोटेशन एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको बताए थे कि आपका जो टेंडर निकलता है, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसके लिए टेंडर निकाला जाता है, तो टेंडर में क्या कोटेशन दिया जाएगा, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, ये सारा डिटेल्स आपको किससे पता चल जाता है, एस्टिमेट से आपको पता चल जाता है। तब आपका पेपर में इसको टेंडर पब्लिश किया जाता है, उसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट का अरेंजमेंट होता है, ये आपका इससे पता चल जाता है। फिर आपको बताया एस्टिमेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एक्सक्यूशन ऑफ वर्क, तो आपका जो वर्क को कंट्रोल करने में भी इसका यूज हो सकता है कि जो कितना वर्क में कितना टाइम लगेगा। एस्टिमेट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, कि आपका जो कि एक्सपेंडिचर को जितना आपके पास अवेलेबल अमाउंट है उसको कैसे आपका यूज करना हर एक वर्क में, उससे आपका इससे आइडिया लग जाता है। एस्टिमेट्स डिसाइड वेदर प्रोपोज्ड प्लान मैचेज द फंड अवेलेबल और नॉट, और आपको इससे पता चलता है कि आपका जो प्लान बनाए हुए हैं वो प्लान के अनुसार वर्क हो रहा है कि नहीं, जो आपका उसमें खर्च लग रहा है वो खर्च आपका फंड जो अवेलेबल है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको क्या होता है एक एस्टिमेट से पता चल जाता था। ये आपका क्या हो गया, सारा पर्पस हो गया। नेक्स्ट
सर कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है सर, अच्छा से समझा कीजिए। कुछ कुछ वर्ड नहीं आ रहा है समझ में? मतलब सर कुछ कुछ लैंग्वेज मतलब वो तो आपका इंग्लिश का लिखावट। लैंग्वेज है ना, वो तो कल समझा, पिछले क्लास में बता ही दिए थे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर गए आपको एक बार की जो नया का सर है। एक्सक्यूजन मतलब समाप्ति होता है ना? एक्सक्यूशन की या स्टार्ट करना है, कोई भी वर्क को एक्सक्यूट कीजिएगा, जैसे स्टार्टिंग में तो स्टार्ट को एक्सक्यूट करना ना, प्रारंभ कीजिएगा तो उससे पहले आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको पता होना है, एक्सक्यूशन। एक्सपेंडिचर मतलब भी है। हाँ खर्च। वह कितना खर्च होगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा, उससे वो पता चल जाता है आपका। सर यही दो ठो नया वर्ड था। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, स्लाइड दिख रहा है ना ये वाला? यस सर। चलिए ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में पहला जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, उसी को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी बोला जाता है और रफ कॉस्ट एस्टिमेट बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक एस्टिमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यानी लमसम आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। पहला चीज आपका क्या है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को जो आप तैयार करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो ये जो अलग अलग टाइप दिखा हुआ आपका, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब्रेट एस्टिमेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, ये जो इस टाइप का मेथड है ये आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के अंतर्गत ही आता है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करने का जो तरीका है आपका, उसमें एक पहला आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, दूसरा आपका क्यूब्रेट एस्टिमेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, और एक आता है आपका आइटम वाइज एस्टिमेट। ये चार मेथड से आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है आपका डिटेल एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। तो अगला वाला है आपका डिटेल एस्टिमेट है, आइटम रेट एस्टिमेट। फिर नेक्स्ट है आपका इसी के अंतर्गत आता है रिवाइज, डिटेल एस्टिमेट के अंतर्गत ही आता है रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये आपका सारा जो है आपका डिटेल एस्टिमेट के अंतर्गत आता है। इस ये सब तो मेनली आपका दो टाइप का एस्टिमेट हो गया, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के अंतर्गत क्या आ जाता है, प्लिंथ एरिया, अलग अलग मेथड है आपका उसको करने का। पहला आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबरेट एस्टिमेट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहते किसको हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और आपका क्या लिखा हुआ देखिए, प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आपको क्या, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क ऑफ प्रोजेक्ट एंड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है आपका किसी भी वर्क को का अप्रूवल के लिए, तो सबसे पहले आपको अप्रूव कराने के लिए उसका प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जानना जरूरी है। इट कैन डिसाइड इन केस ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। अगर आपका देखिए कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उससे आप कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप जितना खर्च कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको उसमें क्या आमदनी होना चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि आप जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इनकम, उससे उतना फ़ायदा होगा या नहीं उस प्रोजेक्ट में, तो इसका एक आइडिया लग जाता है कि जो आप अमाउंट आप किसी भी वर्क, कोई कंस्ट्रक्शन बनाने में, कोई प्रोजेक्ट बनाने में अगर जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको उसमें कितना इनकम देगा वो, तो एक आपका आइडिया लगाने के लिए प्राइमरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। अब बात आती है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से बनाते हैं, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जो आपका आसपास जो बिल्डिंग है, लोकेलिटी में बहुत सारा बिल्डिंग है आपका, सेम जिस तरह का आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उस तरह का आपका बिल्डिंग क्या होगा, आपका लोकेलिटी में बहुत सारा बिल्डिंग होगा, तो उसका आप स्टडी करके आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज, ये आपका कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज से आएगा। एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, जो आपका लोकेलिटी में जो वर्क चल रहा है उससे आप प्राप्त कर सकते, बना सकते हैं। सर हाँ हेलो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब हुआ कोई भी, जैसे आपका पब्लिक वर्क होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है
उस डिपार्टमेंट से आपको फंड अवेलेबल कराना होता है। कोई भी सरकारी वर्क होता है तो उसको के लिए आपको उसका फंड आपको अवेलेबल होगा तभी आप वर्क स्टार्ट कीजिएगा ना। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है वर्क तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यानी जो भी आपका ऑफिस का वर्क है कि उस फंड को अरेंज करता है उसको फिर पास कराया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया जाता है उसके लिए कि कितना आपका फंड उसमें अवेलेबल कराया जाएगा। वर्क स्टार्ट करने से पहले एक फंड अवेलेबल कराना होगा तब जाके आपका वर्क स्टार्ट होगा। तब आप जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको वर्क मिला वो जो स्टार्ट करेगा तो उसको भी पैसा चाहिए ना। वो पैसा आपको सरकारी डिपार्टमेंट से जो जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं कि अप्रूव हो गया कि आपका बोलते हैं कि ये मंजूर हो गया आपका पैसा, अब आप ये काम स्टार्ट होगा, कोई ये आपका सरकारी वर्क है। ठीक है। अब आइए अप्रोक्सीमेट estimate is accompanied by a report duly explaining necessity and utility of the project with site और layout plan। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका साइट जो जिस प्लान को आपको देख के एक आपका उसका यूटिलिटी जो भी आपका वर्क है उसका यूटिलिटी क्या है। जैसे आपको बताया कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा तो एक आइडिया लगाया जाएगा कि उसमें आपका कितना उससे इनकम होगा, तो इसका यूटिलिटी को बताता है। अब देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो बनाया जाता है उसमें आपको 5 to 10% अलाउड किया जाता है कंटिजेंसीज। अब कंटिजेंसीज क्या है कि कुछ जैसे आपका बहुत सारा वर्क में बहुत सारा आइटम है लेकिन कुछ आपका है कि आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई आपका चेंज हो गया कोई स्पेसिफिकेशन तो आपको उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से आपका 5 to 10% अलाउ किया जाता है कि अलग खर्च के लिए। उसको बोलते हैं कंटेंजेंसी कि जो आपका आइटम में मौजूद नहीं है लेकिन हो सकता है आकस्मिक आपका कोई एक्स्ट्रा खर्च हो जाए तो उसके लिए 5 से 10% आपका क्या करते हैं कंटिजेंसी के लिए अलाउ करते हैं। कंटिजेंसी में आकस्मिक खर्च कोई भी इकाई का कोई एक्स्ट्रा खर्च हो गया उसके लिए आप क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते वक्त 5 से 10% आपका जनरली आपका 3 to 5% कंटिजेंसी के लिए दिया जाता है। एक होता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कोई भी वर्क आप स्टार्ट किए तो वर्क के लिए आपको जहाँ वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ आपको कुछ चौकीदार को रखना होगा, कुछ मुंशीज को रखना होगा, कुछ आपको आदमी वहाँ पे नियुक्त करना पड़ता है कि जो आपका वर्क का देख रेख कर सके। उसके लिए 2% आपका अलग से वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, उसको बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज सर एस्टेब्लिशमेंट। बोल सकते हैं इसको, क्या वेस्टेज भी बोल सकते हैं इसको। वेस्टेज नहीं हुआ, ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा ही। आप जैसे आपको मटेरियल का स्टोर करने के लिए कहीं जगह चाहिए कि नहीं, उसका आपको देख रेख के लिए बहुत सारा आपका मटेरियल गिरा हो तो उसके लिए आपको चौकीदार रखना होगा। वर्क को आपको प्रोग्रेस कराने के लिए आपको मुंशीज रखना पड़ता है। कुछ आपका एक्स्ट्रा उसको जो मुंशी को जो आप पेमेंट कीजिएगा वो आप अलग से नहीं कीजिएगा ना, वो आपका एस्टिमेट के अंतर्गत ही है, वो भी एक तरह का खर्च ही है ना। तो उसके लिए आपको अलग से आपका 2% जो टोटल कॉस्ट है आपका प्रोजेक्ट का उसका लगभग 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया जाता है। कंटीजेंसी मिस हो गया आकस्मिक कि कोई आकस्मिक खर्चा हो गया, कोई आपका स्पेसिफिकेशन बदल गया, कोई वर्क में डिले हो गया तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। उस दिन जो मजदूर वर्क किया जो लेबर वर्क किया उसके लिए आपको अलग से 5 से 10% आप एक्स्ट्रा खर्च आप क्या करते हैं रखते हैं। 5 से 10% एक्स्ट्रा आपको अरेंज करना पड़ता है तो वो आपका उसको कंटीजेंसी बोल देते हैं, आकस्मिक। कि वो खर्च आपका वर्क रिलेटेड नहीं है लेकिन आप जब उसको वर्क को आप प्रोसीड कीजिएगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च आपका अलग से आएगा। उसको पेटी आइटम्स बोलते हैं कि अलग से एक्स्ट्रा खर्च आपका जो आएगा उसको बोलते हैं कंटीजेंसीज। एक हो गया कंटीजेंसीज क्या है और आपका वर्क चार्ज एस्टिब्लिशमेंट। ये आपका टोटल जो आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें अलग से ऐड किया जाता है। 5 से 10% आप एक्स्ट्रा अलग से खर्च करते हैं इस चीज़ में। सर हाँ बोलिए। सर जितना उसका मतलब टोटल कॉस्ट हो गया एस्टिमेट के बाद उसके बाद उसमें 5 से 10% हाँ इंक्रीज कर देंगे। हाँ जनरली आपका कंटीजेंसी के लिए 3 से 5% यूज किया जाता है डिटेल में। ये आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है तो इसमें आपको 5 से 10% जो आपका डिटेल एस्टिमेट करते हैं जो भी बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा आपका हाँ 3 से 5% आपका रहता है कंटीजेंसी के लिए और 1.5 से लगभग 2% रहता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सवाल में आएगा, आपका सवाल में दिया हुआ रहेगा कि कंटीजेंसी कितना यूज करना, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना यूज करना है, वो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट के आधार पे आपको कैलकुलेट करना होता है। अब आइए अब जो ये अब आगे मान लीजिए सर कुछ खराब हो गया, मान लीजिए सीमेंट ही खराब हो गया सर,
सीमेंट वो सब सब के लिए। हाँ, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ आपको आकस्मिक, जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, वो आकस्मिक आ सकता है का। कोई कोस्ट डिले हो गया, कोई आपको मान लीजिए कोई इसीलिए। स्पेसिफिकेशन था, उसमें आप अल्टर कर दिए। मान लीजिए प्लास्टरिंग होना था, प्लास्टरिंग के बाद पेंट है, पेंट में आपको अलग अलग टाइप का पेंट यूज कर सकते हैं। उसमें आपका एक्स्ट्रा आपका मन हो गया कि कुछ अलग यूज करना है, कोई स्पेसिफिकेशन आप चेंज कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या है कि 5 से 10% एक्स्ट्रा आपको फंड रखना है, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में बढ़ा दिया। हाँ हाँ, वो 5 से 10% हर एक में होगा आपका। मान लीजिए चाहे सर, डिटेल एस्टिमेट कर रहे हाँ हैं, 2 से 5% आप एक्स्ट्रा उसके लिए अलाउ कीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरह मेथड आपका अप्रोक्सीमेट मेथड प्रिपेयर करने के लिए 4 आपको पता है। प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल नहीं दिख कंटेंट, रहा है सर, क्या नहीं दिख रहा है स्क्रीन सर। स्क्रीन सर शेयर करिए ना। स्क्रीन शेयर सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। में ये दिख रहा है ना, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। यस सर, ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक यस सर, दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। है। नहीं दिख रहा है होगा सर, शिव कुमार। आपके हाँ, तो नहीं दिख रहा है। अरे देखो ना प्रोग्राम तू अपना में दिख रहा है सर। दिख रहा है। Following are the methods used for preparation of approximate estimate. Plinth area method, cubical content method, per unit basis, approximate quantity method. सर दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब आइए प्लिंथ एरिया मेथड क्या है। सबसे पहला जो एस्टिमेट है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, अब इसको समझते हैं। तो आपको प्लिंथ एरिया आप पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, प्लिंथ एरिया क्या होता है। दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। तो ये आपको किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रिपेयर किया जाता है बेसिस प्लिंथ एरिया पे। The rate of being deducted from the cost of similar building having similar specification, height and construction in the locality. इसका जो रेट है आपका, जो प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, द रेट ऑफ बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम, इसका जो रेट है आपका आसपास जो लोकेलिटी में, उसी आपका प्लिंथ एरिया का और जो बिल्डिंग आपका बना होगा सिमिलर स्पेसिफिकेशन, जो आप जिस तरह बनाते हैं उसी तरह अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशन, सिमिलर हाइट, सिमिलर कंस्ट्रक्शन जो लोकेलिटी में, उससे आपका उससे प्लिंथ एरिया रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये आपको उसका प्लिंथ एरिया था, तो मान लीजिए रेट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट आपको कितना लगा, मान लीजिए इतना बाय 100 स्क्वायर मीटर का आपका बिल्डिंग है, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर का आपका पे बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसका आपका पूरा खर्च आया होगा, तो आपको उसको डिवाइड कर दीजिए प्लिंथ एरिया रेट से, तो आपका उसका क्या हो जाएगा, एक पर यूनिट आपका पर स्क्वायर मीटर एक खर्च निकल जाएगा ना लगभग। टोटल आपका इन्वेस्ट हाँ। हुआ, मान लीजिए कोई भी वर्क में आपका 100 स्क्वायर मीटर का आपका बिल्डिंग था, मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग है और आपको मान लीजिए 900 स्क्वायर पर मीटर आपका खर्च आया। सर ये सरफेस एरिया ना हुआ, हाँ, प्लिंथ एरिया कितना क्या होता है, सरफेस प्लिंथ पर एरिया जमीन को बना। बताते हैं, आपको डिस्कस करते हैं। पहले समझ जाइए कि सर, रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेट आपको कहाँ से मिलेगा कि लोकेलिटी में जो भी आपका सिमिलर वर्क है, जो पहले आपका वर्क हो चुका है, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका उससे पर प्लिंथ स्क्वायर एरिया पर रेट कितना है, उस रेट को आपको क्या करना है, प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। सबसे आपको पहले क्या करना है, प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना है एंड मल्टीप्लाई बाय द प्लिंथ एरिया रेट, उसको आपको क्या कर देना है, प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर अब आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल जाएगा। हाँ, उससे एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लिंथ एरिया लेकिन सर ये अप्रोक्सीमेट निकलेगा। हाँ अप्रोक्सीमेट गया, एक्चुअल नहीं निकल पाएगा ना, काहे कि हर एक वर्क अलग अलग है, इसमें आप एक लगभग आप अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हैं इसे। तो प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कवर्ड एरिया। प्लिंथ एरिया किसको बोलते हैं, कवर्ड एरिया, जितना पे आपका बिल्डिंग बना हुआ है। इसमें आपका जो भी ओपनिंग से आपका ओपन एरिया है या कोर्टयार्ड बोलते हैं, आंगन हो गया। कोर्टयार्ड आंगन को बोलते हैं, ठीक है, या ओपन एरिया, तो ओपन एरिया को इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जितना दूर पे आपका बिल्डिंग बना हुआ है उसका आउटर डायमेंशन, इसमें वॉल का भी डायमेंशन को कंसीडर करके, जो भी बिल्डिंग आपका प्लिंथ लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर आप प्लिंथ लेवल है उस पे जो आपका एरिया आपको कवर करता है बिल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया बोलते हैं। प्लिंथ एरिया क्या हो गया, प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द कवर्ड एरिया, जो भी आपका पूरा कवर्ड एरिया है, उसमें आपका कोर्टयार्ड आंगन का एरिया और जो भी आपका ओपन एरिया, जो छज्जी उज्जी आपका बाहर निकला होता है बरांडा के आगे, उस एरिया को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें आपको सिर्फ किसको कंसीडर करना है, आपको टोटल एरिया जो आपका बिल्डिंग कवर करेगा उसको आप क्या बोलिएगा, प्लिंथ एरिया बोलिएगा। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लिए, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग अभी प्लिंथ एरिया 100 स्क्वायर
मीटर आपका प्लिंथ एरिया, रेस आपका उसका रुपीज जो है 900 पर स्क्वायर Nine. मीटर के अनुसार कैलकुलेट किया गया। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा आपका 90,000 आ जाएगा, 9,000 90,000 रुपये लगभग 90,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 4 स्टोरी बिल्डिंग, जैसे आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो प्लिंथ एरिया कैसे कैलकुलेट करिएगा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली, हर एक स्टोरी के लिए से पहला प्रत्येक का सर बिल्डिंग निकाल लेंगे। ग्राउंड फ्लोर का अलग, फर्स्ट फ्लोर का अलग, तो हर एक का आपको क्या करना है, प्लिंथ एरिया अलग अलग, हर एक स्टोरी का अलग कैलकुलेट करना है। रेट से मल्टीप्लाई कर। हाँ, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये आपका समझ गया। अब इस चलिए एक इसमें ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। यस सर। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ ए टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग ऑफ 1500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें आपको एक बिल्डिंग का प्रिपेयर करना है जिसमें आपका प्लिंथ एरिया कितना दिया हुआ है, 1500 स्क्वायर मीटर को दिया हुआ है। प्लिंथ एरिया आपको दिया हुआ है 1500 स्क्वायर मीटर। बोल प्लिंथ एरिया आपको दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया रेट आपका कितना है सर 950 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 950 आपका 950 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर आपका प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है। एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट की, आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए आपको दिया हुआ है 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, जो भी टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आएगा उसका 1.5% आप आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए दीजिएगा। ठीक है, और वाटर आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट की, आर्किटेक्ट आपका बनाना होता है जो भी आपको लुक देने के लिए, बिल्डिंग जैसे बन गया आपका, बिल्डिंग में जो एक्स्ट्रा लुक दीजिएगा, आप कोई डिजाइन बनाना है, उसको पेंट करना है, वो सब के लिए आप वो आर्किटेक्ट के अंदर आ गया आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट। उसमें आपको कितना पूरा खर्च का आपका 1.5%, 3/2 यानी 3/2% आपको बिल्डिंग कॉस्ट का देना है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन, उसमें जो बिल्डिंग में आप वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए दीजिएगा वो आपका कितना, लगभग 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, टोटल 5% दिया हुआ आपका बिल्डिंग कॉस्ट का। फिर एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा आप जो आपका इंटरनल इंस्टॉलमेंट है उसके आपका कितना देना आपका, इंटरनल इंस्टॉलेशन। वो इंटरनल इंस्टॉलेशन का मतलब हो गया आपका ये आपका उसमें दरवाजा लगना है, खिड़की लगना है, ये सब के लिए एक्स्ट्रा जो आपका इंस्टॉलेशन होगा वो आपका कितना, बिल्डिंग के अंदर जितना हाँ बिल्डिंग के अंतर्गत जो भी आपका लगेगा, आपका बिल्डिंग के अंदर वो तो अदर चीज आपका बहुत सारा आपका फर्नीचर लगेगा आपका, है ना, तो वो सब जो भी आपका आ रहा है उसके लिए टोटल कितना लिया। इसमें अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं ना, इसलिए आपको आइटम नहीं अलग अलग क्वान्टिफाई किया गया, इसमें आपको सिर्फ एक आइडिया बताया है कि वो 14% आपको क्या कर लेना आपका लेना है। फिर एक्स्ट्रा फोर्स सर्विसेज अदर आपका 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। फिर आपका अलग से इसमें कंटिजेंसी कितना दिया है आपका 3%, और सुपरविजन चार्ज है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका कितना लिया आपका 8% लिया। तो अब इसको पहले सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट कर लेना, बिल्डिंग का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो बिल्डिंग का आपका 1500 स्क्वायर मीटर आपका दिया हुआ था बिल्डिंग, ठीक है, उसको आपको क्या कितना 950 स्क्वायर पर मीटर से आप पर स्क्वायर मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल कॉस्ट आपका कॉस्ट निकल जाएगा, बिल्डिंग का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कैलकुलेट हो गया आपका ये 1425,000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर आपका इसमें पहला चीज आपको कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, ये दिया हुआ आपका 3/2%, तो 3/2% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका एक्स्ट्रा इतना इनकम आ गया, ठीक है, 21357 जो 1.5% था, यहाँ से जो इतना का इतना परसेंट कैलकुलेट कर लिए 3/2%, तो ये आपका कितना आ गया 21,375। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी के लिए 5%, इसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे, 5% दीजिएगा तो 71250। फिर आपका क्या है इसमें देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इसमें आपका दिया हुआ 14% आपका बिल्डिंग कॉस्ट का, तो ये फिर 14% आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से ये आ गया। फिर अदर सर्विसेज 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, अदर सर्विसेज को आप ऐड कर लीजिए, ये आपका क्या होगा, यहाँ से आप इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा।
कंटेंजेंसी आपको बताए 3% फॉर ओवरऑल। ओवरऑल के लिए आपका कंटीजेंसी लगता है, जो टोटल खर्च आ जाएगा बिल्डिंग का, उसमें आपको 3% एक्स्ट्रा जोड़ना है। ये सारा कॉस्ट को यहाँ तक आपको ऐड कर लीजिएगा, तो ठीक है। सर इतना कॉस्ट के बाद 3% हाँ, लेंगे? इतना का जो टोटल कॉस्ट है उसका एक्स्ट्रा आपको कंटीजेंसी में प्रोवाइड करना है 3% ओवरऑल। तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लास्ट तो ये करेंगे ना। तो ये आपका टोटल आपका जो खर्च आया देना। उसका आपको 3% एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है यस सर, ओवरऑल। ओवरऑल खर्च का। तो 3% आप सर। ये ओवरऑल खर्च का आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 54078.75 आ गया। फिर सर सुपरविजन चार्ज सबसे अंतिम में होता है। हाँ, उसी में फिर आपका ये भी आपका ओवरऑल कॉस्ट के यहाँ ही लगता है। जो टोटल यहाँ से Overall ओवरऑल कॉस्ट आया उसका 8% आपका लगभग क्या लिए हैं, सुपरविजन सुपरविजन चार्ज। तो इसमें 8% फिर ऐड कर दीजिए। फिर से समझा दीजिए। टोटल ग्रांड इतना है। फिर ये आपका क्या हो गया, टोटल आ गया। सर ये सर टोटल एस्टिमेटेड हाँ, कॉस्ट ये हो गया। आपका क्या हो गया, टोटल एस्टिमेट बिल्डिंग में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा, तो ये 00093। लगभग आपका लमसम को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आ गया। ये आया प्लिंथ एरिया मेथड से। यस सर। सर हाँ। सुपरविजन चार्ज क्या होता है? सुपरविजन चार्ज बोले ना कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे आपका सुपरविजन के लिए, जैसे आप जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बहुत सारा मटेरियल आप स्टोर कीजिएगा। जैसे आपका छड़ हो गया, सीमेंट हो गया, तो वो सब महंगा आता है ना, वो सब का आपका चोरी होने का डर रहता है, तो वहाँ पे आपको नाइट गार्ड्स रखना होगा। कुछ आपका जो वर्क को प्रोसीड करता है, कुछ मुंशी को रखना होता है, सुपरवाइजर को रखना होता है, चौकीदार को रखना होता है। एक्स्ट्रा जो आप पर्सन को रखिएगा तो उसको तो आप इन कुछ चार्ज दीजिएगा ना पैसा, उसका जो खर्च होगा वो सब खर्च आपका सुपरविजन चार्ज में आता है। छोटा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको आपको पूरा उसका बनाना पड़ता है ना। जो भी मजदूर लेबर वहाँ रात में रुक रहा है उसका खर्च आएगा, पूरा उसका खाना का व्यवस्था, जो भी वो अपना इनकम लेगा, वो सारा चीज़ के लिए आपको सुपरविजन चार्ज आपको दिया है। जो भी आपका वहाँ इक्विपमेंट है, बहुत सारा महंगा इक्विपमेंट वहाँ अरेंज करना होता है, वो सब का देख रेख के लिए जो आपका एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको बोलते हैं सुपरविजन चार्ज। अभी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1500 स्क्वायर मीटर का आपका प्लिंथ एरिया दिया हुआ था, उसका आपका रेट पड़े, प्लिंथ एरिया रेट आपका 950 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ था। उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल यहाँ कॉस्ट निकाल लिए, बिल्डिंग कॉस्ट। ये आपका बिल्डिंग कॉस्ट हो गया। अब उसमें जो आपको अलग अलग दिया हुआ है, 1.5% आपको दिया हुआ, 1.5% दिया हुआ आपका स्पेशल आर्किटेक्ट ट्रीटमेंट के लिए, फिर आपका वाटर सप्लाई या सैनिटेशन के लिए 5%। तो ये जो खर्च आया 1,42,142,500, उसका आपको 1.5% कैलकुलेट करना है, फिर 5% कैलकुलेट करना है, फिर आपका 14% कैलकुलेट करना है, और फिर आपको अदर सर्विसेज आपका 6%। ये सारा को ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इस आधार पे आपको फिर आपको क्या करना है, कंटीजेंसी निकालना, 3% उसमें आपको ऐड करना है, फिर आपको उसमें 8% फिर उसको टोटल को ऐड करके। सर कंटीजेंसी क्या होता है? कंटेंसी बोले ना, आकस्मिक खर्च की, कोई भी आपका वर्क चल रहा है जो कि आपको आइटम में आपका उस वर्क का कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई एकाएक कोई एक्स्ट्रा खर्च आ जाए, कि आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ चेंज करना पड़ गया, उसके कारण जो एक्स्ट्रा खर्च आता है उसको कंटीजेंसी बोलते हैं। वो अलग से आपका 3 से 5% एक्स्ट्रा रखा जाता है। अगर उस कहीं खर्च नहीं हुआ तो उसका फिर आप दूसरा चीज़ में आप यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारा हर एक जो आइटम है आपका, आइटम में आपका कहीं ये एस्टिमेट में लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन ये खर्च आपका अलग से आ सकता है। इस चीज़ को कंटीजेंसी बोलते हैं। कंटीजेंसी सर अपना जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अलग से हर एक जो भी आपका एस्टिमेट किया जाता है ना, उसमें अलग से 5%, 3 से 5% कंटीजेंसी ऐड कर दिया जाता है। हो सकता है वर्क आपका प्रोसीड है, उसमें कुछ आकस्मिक खर्च आ जाए, ठीक है, कोई पेटी आइटम्स, कोई अलग से आपको जो कि आपका मेंटेन नहीं है, जैसे आपका जो वर्क हो रहा है उसमें मेंटेन उसका नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो खर्च आपको एकाएक आ सकता है, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी। अलग से इसलिए टोटल कॉस्ट है ना, उसका 3% आपका एक्स्ट्रा रखा जाता है। जैसे हर एक आइटम, जैसे प्लास्टरिंग करना, उसके लिए आपको दिया हुआ इतना खर्च लगेगा, लेकिन आप मान लीजिए प्लास्टरिंग के लिए आपको मान लीजिए लाइम पुट्टी दिया हुआ था, लाइम पुट्टी कर रहे हैं उसके फिनिशिंग के लिए, आप उसमें नहीं, आप दूसरा आप कोई पेंट कीजिएगा तो उसमें आपका खर्च बढ़ेगा ना, तो उस खर्च के लिए उस कंटीजेंसी में जो आपका अवेलेबल फंड है उसका आप उसमें यूज करके
कर सकते हैं। जो भी आप उसमें स्पेसिफिकेशन में कोई भी आप बदलाव कीजिएगा, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्च आएगा वो आपका कंटीजेंसी के अंतर्गत आएगा। यस कहीं कोई कारण भी हो सकता है, जैसे आपको कहीं मटेरियल आपको जो कॉस्ट बढ़ गया, कोई मटेरियल का जैसे आप कॉस्ट कैलकुलेट करके दिया गया था, हो सकता है कि कुछ कारण से उस चीज़ का कॉस्ट बढ़ गया, तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा ना। जैसे आप जिस समय आप प्रिपेयर कर रहे कंटीजेंसी थे दिया जाता तो उस समय आपका कॉस्ट अलग है, लेकिन बाद में हो सकता है कॉस्ट आपका बढ़ गया, एक्स्ट्रा जो खर्च आ रहा है तो वो आपका कहाँ से मेंटेन होगा, कंटीजेंसी से मेंटेन हो जाएगा। सर ये इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 14% जो है ये सर फिक्स नहीं रहता है, नहीं, और फिक्स भी आपको बढ़ भी आइडिया सकता लगाना होगा, है। एक आपको इसके लिए आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कितना खर्च होगा। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टोटल बिल्डिंग में आपका कितना इलेक्ट्रिक का खर्च आएगा, तो ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको एक्सपीरियंस आ जाता है कि कितना खर्च होगा। एक डाटा दिया हुआ है कि आपका कितना लगभग खर्च होगा। जैसे आपका सैनिटरी वर्क है, इलेक्ट्रिक का आपको वर्क करना है आपके बिल्डिंग में, तो उसमें कितना खर्च आएगा, ये सब खर्च आपको दिया हुआ है। Yes. एक दूसरा सवाल भी है, एक उसको भी देख लेते हैं तुरंत। देखिए दूसरा है प्रिपेयर ए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ ए 4 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग। ये आपका क्या 4 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग है, हैविंग ए कारपेट एरिया। कारपेट एरिया दिया हुआ है आपका 2000 स्क्वायर मीटर। फॉर ऑब्टेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल कराना है इसके लिए। इट मे बी एज्यूम दैट 30% ऑफ बिल्ट अप एरिया विल बी टेकन बाय द कॉरिडोर्स, ब्रांडा, लेबोरेटरीज, स्टेयर के CTC। जो आपका जो टोटल कारपेट एरिया है 2000 स्क्वायर मीटर आपको कारपेट एरिया दिया हुआ है, इसमें प्लिंथ एरिया नहीं दिया हुआ, आपको कारपेट एरिया दिया हुआ है जो आपका यूज कीजिएगा। कारपेट एरिया से होता क्या है? कारपेट एरिया बिल्डिंग के अंदर का भाग जो इसमें आप यूज करते, फ्लोर एरिया जो बिल्डिंग का जो आपका, एक तो बिल्डिंग का आउटर डायमेंशन हो सर वो तो सर प्लिंथ एरिया ही ना हो गया। वो प्लिंथ एरिया हुआ, लेकिन कारपेट एरिया हुआ अंदर का यूजेबल एरिया जो आप बिल्डिंग के अंदर है आपका, जिसका आप यूज कर, उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया यहाँ दिया हुआ है 2000 हुआ सर ये एरिया। ठीक है। इट मे बी एज्यूम दैट 30% ऑफ बिल्टअप एरिया विल बी टेकन बाय द कॉरिडोर्स, ब्रांडा, लेबोरेटरी, स्टेयर केस। उसमें से आपको क्या दिया हुआ है 30% आपका किस में चला जाएगा, कॉरिडोर्स जो आपका बाहर छोड़ा हुआ रहता है, ब्रांडा, लेबोरेटरीज, स्टेयर केस जो आपका CD है उसमें, एंड 10% ऑफ बिल्टअप एरिया विल बी अवेलेबल बाय वॉल्स। और उसमें आपका क्या आ गया 10% सर वॉल्स में, 10% आपका Wall। वॉल्स में चला गया। ठीक है, जो दीवार सब बनेगा जो आपका एरिया उसमें आपका चला गया। ठीक है, अब प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया हुआ है इसमें 950 स्क्वायर मीटर। फिर आपका ड्यू टू डीप फाउंडेशन, एक्स्ट्रा ड्यू टू डीप फाउंडेशन, इसमें आपको क्या दिया हुआ है 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो डीप फाउंडेशन करना, तो 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। स्पेशल आर्किटेक्ट ट्रीटमेंट के लिए आपका 0.5% दिया हुआ है। वाटर सप्लाई के लिए 6% दिया हुआ आपका। ठीक है, 12.5% बिल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है। एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए आपका 5% दिया, कंटिजेंसी 2.5%, और आपका सुपरविजन चार्ज इसमें 8% दिया हुआ है। 8%। तो अब देखिए, अब बिल्डअप एरिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस दे दिया है, इक्वल टू होगा। ठीक है, जो टोटल आप प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कीजिएगा तो प्लिंथ एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्लिंथ एरिया कारपेट एरिया इक्वल टू, ठीक है, कारपेट एरिया प्लस एरिया कवर्ड बाय कॉरिडोर्स, बरामदा, और एरिया कवर्ड बाय वॉल। जो टोटल प्लिंथ एरिया आएगा वो एक्सटर्नल डायमेंशन निकालिएगा ना, उसमें आपको कारपेट एरिया, हाँ जो आउटर डायमेंशन निकालिएगा तो इसमें कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय कॉरिडोर्स, बरामदा, स्टेयरकेस प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल। तो इसमें आपको मान लेना है कि आपको तो प्लिंथ एरिया पता नहीं है, कारपेट एरिया दिया, तो मान लीजिए कि प्लिंथ एरिया x है आपका, प्लिंथ एरिया क्या हो गया x मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा कारपेट एरिया प्लस 30% ऑफ बिल्टअप एरिया, यानी बिल्टअप एरिया क्या होता है, यानी प्लिंथ एरिया का 30% लीजिएगा, और 10% ऑफ बिल्टअप एरिया आपको 30%, हाँ उसका आपका 30% लेना है। तो यहाँ से आपका x कैलकुलेट हो जाएगा। x आपको 2000 स्क्वायर मीटर, कारपेट एरिया दिया हुआ है 30% आपका x प्लस 10, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सबको ऐड कीजिएगा तो 6x बराबर तो x एरिया निकल जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, प्लिंथ एरिया कैलकुलेट हो गया।
अब आइए, अब आपको बिल्डिंग कॉस्ट निकालना है। इतना आपका प्लिंथ एरिया हो गया 3331/3 स्क्वायर मीटर, तो रेट आपका दिया हुआ है 950 पर स्क्वायर मीटर से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर गुना दीजिए, करेंगे टोटल बिल्डिंग आपका कॉस्ट निकलेगा। कॉस्ट निकल गया। इसी तरह फिर आपका आगे सेम जैसा है, एक्स्ट्रा फॉर डीप फाउंडेशन आपको जो जो चीज़ दिया डी 1%, तो 1% आप इसका 1% कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आर्किटेक्चर 0.5% अगला 0.5% है, तो इसका आधा फिर हो जाएगा आपका 0.5% कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर वाटर एंड सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन 6% है। 6% दिया हुआ है, तो ये टोटल आपका यहाँ से फिर कैलकुलेट कर लीजिए उसका 6%। ये आपका इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन 12.5% दिया हुआ है, इसका 12.5% कैलकुलेट कर लीजिए। अदर सर्विसेज में 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है 5%, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कंटिजेंसी के लिए आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। 2 कंटिजेंसी आपका कितना है 2.5% ओवरऑल खर्च। इसके लिए आपको कितना क्या क्या कीजिए, इसको आप 2.5% से ऐड कर दीजिए। टोटल का सर 2.5% निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट का आप 2.5% कैलकुलेट कर लीजिए। 2.5%। फिर आपका सुपरविजन चार्ज कैलकुलेट करके सारा खर्च को आप क्या कर दीजिएगा, टोटल कॉस्ट का 8%। 8% का कैलकुलेट हो गया। आप टोटल कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हो गया। ये प्लिंथ एरिया मेथड। सर सब में कंटीजेंसी अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। हाँ, 2 से आपका जनरली आपका अप्रोक्सीमेट में ज़्यादा लेते हैं, वैसे आपका 2 से आपका 3%, 3 to 5% याद रखें। अप टू 5% आप कंटीजेंसी लिया जा सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं, जरूरी नहीं होता है उतना, लेकिन आपका कंटीजेंसी के लिए आप 3 to 5% आपका दिया ही जाता है। सर ये सर कंटीजेंसी दिया रहेगा या अपना से लेना पड़ेगा? अपना से आपको हर एक एस्टिमेट में लेना है, काहे कुछ ना कुछ बदला होगा, आकस्मिक खर्च होगा। अब प्रोजेक्ट बहुत टाइम तक चलता है ना, 2 साल 3 साल में आपका प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट होता है। कुछ ना कुछ उसमें आपका क्या पीसी आइटम्स की कुछ ना कुछ आपको उसमें बदलाव जरूरी हो जाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च आपका निकल के आ जाता है, कोई चीज़ आपका बदलाव करना जरूरी हो जाता है, उसके लिए आपको इतना परसेंट प्रोवाइड करना ही पड़ता है आपको लगेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना पूरा? सब में भी सर कंटीजेंसी लिया जाता है, किसमें? रोड वाला में। हाँ, हर कुछ में कुछ हर जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको लगभग 5% के आसपास आपको खर्च लेके चलना ही है। जो भी आपका फंड अवेलेबल होगा ना उसमें 5 बाद में अगर क्या देखा जाता, बाद में उसको फिर रिवाइज किया जाता है। अगर मान लीजिए वो पैसा बच गया आपका, ये तो आप अप्रोक्सीमेट करते हैं, फिर आपका डिटेल एस्टिमेट कैलकुलेट किया जाता है। फिर जैसे आपका वर्क प्रोग्रेस हो गया, प्रोग्रेस आपका बीच में भी आपका फिर उसको कितना फंड आपका अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कि आधा वर्क आपका कंप्लीट हो गया, तो आप फिर देखिएगा जो आपके पास फंड अवेलेबल है उस फंड में आपका अगला खर्च, अगला जो बचा हुआ है आपका वर्क, वो आपका कंप्लीट होगा कि नहीं, तो फिर आपको रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है, उसका रिवाइज किया जाता है। अगर वो फंड आपका अवेलेबल रह जाता है तो उसको फिर आप दूसरा फंड में आपको उसको यूज किया जा सकता है। तो कंटेंजेंसी में आपका बच गया, अगर मान लीजिए वो खर्च नहीं हुआ है, जो भी आपका फंड अवेलेबल हो गया, ज़्यादा अगर फंड अवेलेबल है तो उसका फिर दोबारा दूसरा आइटम में आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आज यहाँ तक होगी आपका, ठीक है, कर लीजिए। 2-3 प्रॉब्लम और बुक से कर लीजिएगा, उस बुक में भी भेजे, उसमें भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कर लीजिए। लेटेस्ट एडिशन का बुक नहीं? लेटेस्ट एडिशन ही है वो तो आपका 1963 का सर, वो तो फर्स्ट एडिशन। कोस्ट, हाँ कोस्ट आपका उसमें पुराना दिया हुआ, उसको ज़्यादा आगे ऐसी नहीं दिया गया है। कोस्ट तो आपको PWD का शेड्यूल रेट अगर होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपका मिल जाएगा। जो भी कोस्ट आपको यूज करना रहता है ना, वो आपका PWD में दिया रहता है, आपको रेट आपको कैलकुलेट करना है। रेट हर समय आपका वेरी करते जाता है ना, हर एक साल कुछ ना कुछ आपका रेट वेरी करता है, वो आपको मार्केट से आपको मार्केट रेट पता होना चाहिए जो रेट चल रहा है, और आपका PWD का शेड्यूल आपका हर बार रिवाइज होता है, उसके आधार पे आप कोस्ट कैलकुलेट कीजिएगा। हाँ बोलिए सर, जो क्वेश्चन दिया है बुक में वही ना बनाएंगे सर, मतलब रेट सर दूसरा नहीं ना, PWD वाला जो बोल रहे हैं उसको डाउनलोड करेंगे? नहीं नहीं,